हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। लास्ट सेशन में हमने बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ टेरर, इनका कंपैरिजन किया। मीनिंग जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो जाती है जब हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसको यूज़ करते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी सिचुएशन चेंज हो जाते हैं और उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है प्रोलिफरेशन वर्सेस नॉन प्रोलिफरेशन। तो आज हम इस सेशन में देखेंगे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या होता है एंड नॉन प्रोलिफरेशन है, इसकी डिमांड क्यों होती है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या है? जब 1945 में यूएसए ने जापान के 2 शहरों में बम गिराए थे, उसके बाद पूरा वर्ल्ड है डिस्ट्रक्ट हो गया था। पूरा वर्ल्ड में टेरर फैल जाता है कि जी क्या हो जाता है। तो जो वेपन न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया गया था इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे ही न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, इसका कॉन्सेप्ट है अमर्ज होता है। तो प्रोलिफरेशन का मीनिंग क्या होता है? रैपिड इंक्रीज इन नंबर्स। मीनिंग अगर हम आर्मामेंट्स की बात करें हैं, आर्मामेंट्स में इंक्रीज हो जाए। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर बम्स हैं इसको इंक्रीज कर दिया जाए, इसकी जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कहलाता है। तो रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसको ही हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जिसमें एटम बम्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगी। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे न्यूक्लियर वेपन है, जो न्यूक्लियर वेपन की प्रोडक्शन है बहुत सारी कंट्रीज तक फैल जाती है। तो इट इज द प्रोसेस व्हेन अ सर्टेन कंट्री इज परमिटेड टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स। मीनिंग आप कहोगे जब यूएसए ने बम गिराए थे तब तो उसके पास कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन उस टाइम यूनाइटेड नेशन भी नहीं था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उस टाइम कोई भी बाउंडेशन नहीं थी। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, इंटरनेशनल लॉ हैं वो बन जाते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन में पहुंच जाते हैं। तो इस टाइम हमको परमिशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए प्रोलिफरेशन का मीनिंग है जब कंट्रीज को परमिशन मिल जाती है, दे आर परमिटेड कि वो न्यूक्लियर वेपन है, इन वेपन्स को बना सकते हैं, इनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो सिंपल वर्ड्स में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मीनिंग बन जाता है न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनकी एक्सपेंशन, इनके नंबर को इंक्रीज करना। तो जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है ये कितने टाइप्स की होती है? ये 2 टाइप्स की है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या है? जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंशन है, सभी कंट्रीज में एक्सपैंड होती जाए। तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन नेशन स्टेट टू अनदर स्टेट्स। मीनिंग जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है एक कंट्री से अनदर कंट्रीज में भी स्प्रेड होगी तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। और जो वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल का मीनिंग क्या है? अगर टेक्नोलॉजी मेरे पास है, मेरे पास ही लिमिटेड होगी, लेकिन मैं इसमें इम्प्रूवमेंट, इसकी टेक्नोलॉजी है इसको अपग्रेड करूंगी, तो एडवांसमेंट करना ही वर्टिकल कहलाता है। वर्टिकल में क्या होता है? एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ नेशन स्टेट्स न्यूक्लियर आर्सेनल्स। मीनिंग जो भी उसकी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आर्सेनल्स हैं, इनमें एडवांसमेंट करना, मॉडर्नाइजेशन करना, ये क्या कहलाता है? वर्टिकल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कहलाता है। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से जब हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो ये वर्ल्ड की सभी कंट्रीज हैं, सभी नेशंस हैं, इनके पास भी आ जाती है। वर्ल्ड में जब हम वर्टिकल की बात करेंगे, इसमें जिस कंट्री के पास है उन्हीं कंट्रीज के पास लिमिटेड है, लेकिन वो खुद एक्सपैंड करते जा रहे हैं, मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है तो इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे स्टार्ट होती है? तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या है? ये एक साइंटिफिक डिस्कवरी थी जो लेट 1930 से स्टार्ट हो जाती है। अगर 45 में
न्यूक्लियर वेपन है इसको बनाया जाता है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं लेट 1930s में स्टार्ट हो जाती हैं कि न्यूक्लियर वेपन पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो इस तरह पॉसिबिलिटी का 30s में पता चलता है, उसके बाद डिस्कवरी स्टार्ट हो जाती हैं एंड उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पहले यूएसए था वो इन्वॉल्व नहीं होता, तो सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं जिसमें यूएसए इन्वॉल्व हो जाता है। तो यूएसए को लगता है अब जापान है, जापान बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव बनता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ ऐसे हथियार चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास ना हो। तो उस टाइम यूएसए क्या करता है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के थ्रू एक सीक्रेट रिसर्च करते हैं। मीनिंग क्या हो गया, 1942 में यूएसए ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था, मैनहट्टन। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में यूपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट का नेम क्या है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। स्टार्ट कब होता है, 1942 में। तो एक सीक्रेट रिसर्च थी ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, और उसके बाद 45 में जब तैयार हो जाता है उसके बाद टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग कहाँ होती है, ट्रिनिटी कहाँ था, मैक्सिको में था, जिसको जुलाई 16 1945 में मैक्सिको में टेस्ट किया जाता है। जब टेस्ट किया जाता है विद इनामिन कुछ सेकंड्स में ही क्या हो जाता है, जो मशरूम की तरह ऊपर तक स्प्रेड हो जाता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा जाता है जब टेस्टिंग होती है। तो इसके बाद क्या होता है, जो इसकी एक्सप्लोजन है वो स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 में जो न्यूक्लियर वेपन है इसको एक्सप्लोड करना था। तो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो कब होता है, ड्यूरिंग टेस्टिंग एट ट्रिनिटी साइट इन न्यू मैक्सिको ऑन जुलाई 16 1945 में जो हो जाती है फर्स्ट एक्सप्लोजन। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि अब इसको वर्ल्ड की जो वॉर चल रही है इसमें भी यूज़ करना था। तो इसलिए जब अमेरिका ने देखा कि अब क्या है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्रिटिसिज्म होगा, तो उसने क्या किया, इससे पहले अब जो 16 जुलाई है 3 वीक लेटर जो जापान है, जापान के एक सिटी हिरोशिमा में इसको गिराया जाता है ऑन 6 अगस्त 1945 में। इन बिटवीन उनके पास 3 वीक्स का टाइम था। अब यूएसए ने क्या किया, जापान को कहा आप अनकंडीशनल सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जापान इसके लिए रेडी नहीं था। उन्होंने दोबारा से वार्न किया कि आप अनकंडीशनल सरेंडर कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो पूरी तरह डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो लेकिन इसमें न्यूक्लियर वेपन का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन एक तरफ उन्होंने क्या कर दिया, वार्न कर दिया कि डिस्ट्रक्शन होगी। उस टाइम किसी के माइंड में नहीं था कि न्यूक्लियर वेपन है, ऐसा भी कुछ होता है जिससे पूरी सिविलियंस है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसके बाद 6 अगस्त 1945 को यूएसए एक्शन लेता है और हिरोशिमा जापान की एक सिटी है जिसमें सुबह के 8:15 पर जो बम है इसको गिरा दिया जाता है। जब इसका बम गिराया गया था तो लोग क्या कहते हैं, एक ब्लाइंड लाइट थी, इतनी तेज़दार लाइट ऊपर से आती है जिससे सेकंड्स में ही क्या हो जाता है, पूरे जापान की सिटी है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस बम का वेट कितना था, 9700 पाउंड्स था। एंड इस बम का जो निक नेम था वो क्या रखा गया था, लिटिल बॉय रखा गया था। और जे अमेरिका के जहाज बोइंग B-29 है इसके थ्रू गिराया गया था, और इसके थ्रू इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं, 1,35,000 अप्रोक्सीमेट हैं उनकी कैजुअलिटीज़ होती हैं। इनमें से अप्रोक्सीमेट 80,000 हैं उनकी डेथ हो जाती है, बाकी हेल्थ इश्यूज होते हैं। एंड इसके थ्रू क्या होते हैं, पूरी तरह डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जो लोग बाद में जिंदा बच जाती हैं
वो इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो ये कहते हैं हमें एक सेकंड में कुछ नहीं पता चला, एक लाइट चमकती है, एक धमाका होता है, उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। लोग पानी के लिए तरस रहे थे, सब कुछ प्ल्यूट हो चुका था, लेकिन जब बारिश होती है आधे घंटे बाद, वो बारिश क्या थी जिसमें एसिड था। तो इसमें जब 4000 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था, उस टाइम इस वेट से इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, इसके बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। तो उसके बाद ऑन 9 अगस्त 1945 को 3 दिनों बाद जापान की अगली सिटी नागासाकी है, उसमें बम गिरा दिया जाता है जिसका वेट था 10,300 पाउंड, पहले वाले से ज़्यादा वेट था और इसका कोड नेम क्या था, फैटमैन। लेकिन इससे जो कैजुअलिटीज़ हैं बहुत ही कम हुई थी, 70,000। लेकिन 70,000 कम नहीं होता, लेकिन हम इससे कंपेयर करें तो 70,000 कम है। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न क्या ये था, नागासाकी क्या है, नागासाकी एक वैली थी जिसमें डिस्ट्रक्शन इतनी नहीं हुई जितनी हिरोशिमा में हुई। ये क्या था, एक फ्लैटर एरिया था। इस तरह एक्सप्लोजन ज़्यादा होता है लेकिन नागासाकी में इसका एक्सप्लोजन कम होता है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नागासाकी के ऊपर बम गिराया जाता है, उसके बाद जापान अनकंडीशनल सरेंडर कर देता है। तो वो 15 अगस्त को अनकंडीशनल सरेंडर कर देता है। तो मीनिंग यूएसए के द्वारा जो बम गिराए गए थे, इस बम ने पूरी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस में एक नया एक वेपन्स है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आर्मामेंट रेस है, इसमें न्यूक्लियर आर्मामेंट रेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नेचर है वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इम्पैक्ट ऑन नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, इसके थ्रू क्या चेंज होता है, तो चेंज द नेचर ऑफ वॉर फ्रॉम सिंपल वॉर टू ऑल डिस्ट्रक्टिव टोटल वॉर हो जाती है। अब क्या है, अब सिंपल वॉर नहीं है, ट्रेडिशनल वॉर नहीं है जिसमें मिलिट्री कैंप्स या एम्बेसीज हैं उन पर हमला हो रहा है, आपस में मिलिट्री मैन है वो लड़ रहे हैं। अब तो निशाना कौन है, जो सिविलियंस थे। तो जब जापान के 2 सिटीज में बम गिराए गए थे, इसमें तो सिविलियंस को ही मारा गया था, 98% तक सिविलियन थे जिनको मारा गया था। इस तरह नेचर है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, नेचर ऑफ वॉर है वो टोटली चेंज हो जाती है। तो इसने तो पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड है इसको डरा दिया, इट थ्रेटन द ह्यूमन काइंड, अटैक ऑन सिविलियंस। जो तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि सिविलियंस पर भी कोई अटैक कर सकता है। तो इसने जिस सिविलियंस पर अटैक कर कर पूरी वर्ल्ड की ह्यूमन काइंड को डरा कर रख दिया। और उसके बाद ही अब जो आर्मामेंट रेस थी वो कौन सी, न्यूक्लियर आर्म रेस है वो स्टार्ट हो जाती है। 1945 में अब तक किसके पास न्यूक्लियर वेपन थे, ओनली यूएसए के पास थे। 1949 तक रशिया यूएसएसआर है वो भी क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियर वेपन है इसको बना लेता है। उसके बाद जापान है, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना है, ये भी न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मीनिंग अब क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी पावर्स थी उन पावर्स ने क्या कर दिया, अपने आप को न्यूक्लियर आर्मामेंट रेस में इन्वॉल्व कर लिया। तो इसके साथ ही न्यूक्लियर वेपन्स का ह्यूज स्टॉकपाइल है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी ओवरकिल कैपेसिटी थी जो पूरे वर्ल्ड को सेवरल टाइम्स डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो इस तरह जो पूरे ह्यूमन काइंड है उसमें या फिर जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके मन में एक डर क्रिएट हो जाता है। अब न्यूक्लियर नेशन क्या है, यूएसए थी, यूएसएसआर था। अब अदर कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो उनके पास पावर है, हम उनसे डरेंगे। ऑब्वियस है, अगर हम इनके साथ कुछ भी कहते हैं, अपने हक के लिए भी लड़ते हैं तो क्या है, वो हम पर बम गिरा सकते हैं। तो इस तरह नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं इनमें डर क्रिएट हो जाते हैं, वो अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं कि हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इंटरनेशनल रिलेशन में हम वीक हो चुके हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं सिर्फ वही स्ट्रॉन्ग पोलर कंट्रीज बन चुके हैं। एंड वो स्टार्ट कर देते हैं कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होनी चाहिए, आर्म्स कंट्रोल है इसकी डिमांड स्टार्ट हो जाती है।
तो जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं ये ज़्यादा हैं, ये डिमांड करती हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के। 1960-70s में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है ये रेस है जी स्टार्ट हो जाती है। डिसआर्मामेंट के लिए बहुत सारी कंट्रीज हैं वो अपने आवाज़ उठाती हैं और डिमांड किसकी आती है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर बम है तो इसको पीसफुल एक्सप्लॉयटेशन करनी चाहिए। क्योंकि पीसफुल एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या है कि इसको आप एनर्जी हीट के लिए यूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन काइंड को तबाह करने के लिए एटलीस्ट मत यूज़ कीजिए। तो इसकी पीसफुल एक्सप्लॉयटेशन है, इसकी डिमांड स्टार्ट होती है। तो उसके बाद जब अदर कंट्रीज हैं वो भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लेती हैं तो 1960-70s में यूएसए एंड यूएसएसआर है वो भी क्या कहता है कि हमको एटम्स हैं इसको पीस के लिए यूज़ करने चाहिए। अब वो क्या करने लगते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में चेंज आता है, वो भी कहते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। मीनिंग जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उन्होंने इसकी प्रोडक्शन नहीं करनी है। तो लेकिन वो अपने लिए तो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं वो बना रहे हैं, लेकिन अदर कंट्रीज के लिए क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर आर्मामेंट पर कंट्रोल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिसमें आती है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो उसके साथ ही इस डर के साथ ही नॉन प्रोलिफरेशन है, नॉन प्रोलिफरेशन का जन्म होता है जो जी डिमांड है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होनी चाहिए। अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने चाहिए तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन प्रोलिफरेशन। नॉन प्रोलिफरेशन का मीनिंग क्या बन गया, चेकिंग द डिसेमिनेशन एंड एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इसकी प्रोडक्शन नहीं करनी, इसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी, एक्सप्लोजन नहीं करना, टेस्टिंग नहीं करनी, इसके ऊपर चेक लगना चाहिए। तो जो नॉन न्यूक्लियर नेशंस हैं ये डिमांड करते हैं टाइम बोर्ड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की। मीनिंग जिन कंट्रीज के पास उस टाइम 5 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर आर्मामेंट थे उनके पास ये डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए और इनको एक टाइम देना चाहिए। एंड इस टाइम जो न्यूक्लियर नेशंस हैं वो भी यही बिलीव करते हैं टू चेक अटेम्प्ट्स टूवर्ड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन फॉर नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स इन जनरल। मीनिंग जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना करे, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। एंड जिन कंट्रीज के पास है उनके ऊपर थ्रेशोल्ड चेक है वो इम्पोज किए जाते हैं। इस तरह नॉन प्रोलिफरेशन है इसका जन्म होता है। तो नॉन प्रोलिफरेशन की नीड क्यों थी, क्योंकि ह्यूमन काइंड्स है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ह्यूमन काइंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए to protect them adverse effect of nuclear explosion और environment को सेव करने के लिए जब न्यूक्लियर वेपन्स गिराए गए थे रेडियो एक्टिव क्लाउड्स था, लोग पानी के लिए तरस रहे थे। कुछ लोग तो इसलिए मर गए थे क्योंकि उनको पानी नहीं मिला था। वाटर है वाटर पूरी तरह से पोल्यूट हो चुका था, इकोलॉजिकल डैमेज हो चुका था, डिसीज इंक्रीज हो गए, पोल्यूशन ऑफ ओशंस। इस तरह इन्वायरमेंट को सेव करना है, ह्यूमन काइंड को सेव करना है। और सबसे बड़ा कोज क्या है, अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं टेररिस्ट के हाथ लग गए तो पूरा वर्ल्ड ही तबाह हो जाएगा। फियर इफ न्यूक्लियर वेपन्स फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट। इस तरह न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है इसके ऊपर कंट्रोल लगना चाहिए। तो डिमांड होती है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की। नॉन प्रोलिफरेशन है जे हमको करनी चाहिए। तो ये है कॉजेज जिस वजह से हम नॉन प्रोलिफरेशन की डिमांड करते हैं। तो उसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो साइन की जाती है जिसको हम एनपीटी कहते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।